So, hello everyone, very good evening. Welcome to my YouTube channel Concept with CA हेमंत। दोस्तों, हमने यस्टरडे सेशंस में डिस्कस किए थे बहुत सारी कंसेप्ट जीएसटी के, जिसमें हमने ये समझा था कि सप्लाई अंडर जीएसटी किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने सप्लाई का डेफिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले ये समझा था कि सप्लाई होने के लिए किन किन प्राइमरी एलिमेंट का होना जरूरी है। आप लोग एक बार सबसे पहले मेरे को बता सकते हैं कि सप्लाई होने के लिए क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी किसी चीज को क्वालिफाई करना है एज ए सप्लाई, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, बाटर होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ओके, दिस ऑल आर द एग्जांपल व्हिच इज इलस्ट्रेटिव लिस्ट। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था, बोलिए। Supply includes all form of supply of goods and services such as sales, transfer, barter, exchange, license, lease, rental, disposal, made or agreed to be made for a consideration, okay, in course or furtherance of business। फिर हमने उसकी डिटेल में गए थे। हमने डिस्कस किया था सर कंसिडरेशन किसको बोलेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था जी बिजनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था जी कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज क्या होता है। import of services for a consideration whether or not in course or furtherance of business। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसी एक्टिविटी जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, तब भी उसको सप्लाई माना गया था। दोस्तों, सेक्शन 7(1), दोस्तों सेक्शन 7(1) को पढ़ करके अपने को यह समझ में आ गया कि क्या कौन सी चीजें सप्लाई है। ओके, तो जीएसटी का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है दैट इज सप्लाई। कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज सबसे पहले आपके सप्लाई के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो चीज सप्लाई बन चुकी है, अब आता है शेड्यूल 2 दैट इज क्लासिफिकेशन। दोस्तों, हमने देखा था सेक्शन 7 के मैंने आपको 3 पार्ट लिखवाए थे। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था सेक्शन 7(1), फिर 7(1)A, फिर 7(2) लिखवाया था। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, देखिए मैंने बोला था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू मेंबर फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन। दोस्तों, ये सारी पॉइंट्स पढ़ के हमको एक चीज क्लियर हो गया कि किस चीज को हम लोग सप्लाई मानेंगे। ओके, अब हमको ये समझ में आ चुका है सेक्शन 7(1) पढ़ के क्या चीज सप्लाई है। अब सेक्शन 7(1)A डिस्कस करना है। दोस्तों, 7(1)A जो सेक्शन है उसको रीड करेंगे विद शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, ठीक है, इसमें हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई सप्लाई है वो हम समझ गए, बट उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो उस पर जीएसटी का रेट अलग है दोस्तों, और सर्विस होगा तो उस पर जीएसटी का रेट अलग है। मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था कि गुड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है रेट का, वो कस्टम टैरिफ एक्ट जो दिया हुआ है, उसमें एचएसएन जो कोड होता है, एचएसएन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसके हिसाब से होता है। जबकि सर्विसेज में रेट का डिटर्मिनेशन एसएसी कोड के हिसाब से होता है, जैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड। समझ में आई मेरी बात? तो दोस्तों, इसलिए क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट अलग अलग, टाइप अलग अलग है। समझ में आई मेरी बात? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज सेक्शन नंबर 7(1)A एंड सबसेक्शन नंबर 2 इफ टाइम परमिट्स। सेक्शन 7(1)(2) क्या बोलता है कि ऐसे कौन से एक्टिविटी है जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। दैट इज शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ दिस शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 का जो क्रिटिकल एलिमेंट है दोस्तों दैट इज क्लासिफिकेशन। सेम से इंपॉर्टेंट काम क्या है उनका? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना कि उसको अगर कोई चीज पर्टिकुलर चीज सप्लाई बन चुकी है
तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे, ये हमको बताएगा शेड्यूल 2 एंड सेक्शन 71A ऑफ द CGST एक्ट 2017। ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप है ट्रांसफर। ओके, अगर आप किसी चीज का ट्रांसफर करते हैं, देखिए उन्होंने बोला एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अगर कोई गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स? दोस्तों ट्रांसफर, सबसे पहला ट्रांजैक्शन टाइप क्या है? ट्रांसफर। दोस्तों शेड्यूल 2 में ना 6 पैरा दिए हुए हैं दोस्तों, ये जो दिया हुआ है ट्रांसफर, फिर लैंड एंड बिल्डिंग एक हेडिंग है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें कंपोजिट सप्लाई देयर ऑल आर 6 नंबर दिया हुआ है ना, तो दिस 6 बुलेट पॉइंट्स आर 6 पैरास ऑफ शेड्यूल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर होता है, ओके, अगर ट्रांसफर होता है तो क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया जाएगा? देखिए दोस्तों, हमने कहा कि अगर आपने ट्रांसफर कर रखा है तो एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ओके, इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मान लो, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी का शोरूम है मेरा, ठीक, और मैंने वो मोटर व्हीकल सेल आउट कर दिया। नहीं समझे? नहीं समझे सर, आपकी बात क्लियर ही नहीं समझ में आ रही। दोस्तों यहां पर बोला टाइटल इन गुड्स का मतलब होता है इनवॉइस, ठीक है ना, या एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ओनरशिप। कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप को एविडेंस करता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो अगर आपने गुड्स बेचा है, ठीक है ना, अगर आपने गुड्स बेचा है और उसका इनवॉइस, ओके, यहाँ पे काटा है, ठीक है, आपने उसका बिल भी दिया है, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। आई एम वेरी मच प्लीज टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर देयर ऑफ। दोस्तों अगर आपने राइट ट्रांसफर कर रखा है लेकिन आपने जो है टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, मतलब मान लीजिए आपके पास मोटर व्हीकल है, आपने उस मोटर व्हीकल को आपने किसको बेचा नहीं है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, दैट मींस आपने उसको कुछ राइट्स दे रखे हैं ऑन द पेमेंट्स ऑफ सम रेंटल, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने सर्विस दे रहे हैं। दोस्तों गुड्स क्यों नहीं बोलेंगे? गुड्स तो तब बोलेंगे ना जब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे होंगे, दैट इज टाइटल का ट्रांसफर कर रहे होंगे। आपने तो टेम्पररी ट्रांसफर किया है, आपने उसको यूज करने का पोजीशन दिया है गुड्स का, दैट इज मशीन ऑन रेंटल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट टाइटल वुड बी ट्रांसफर ऑन फ्यूचर डेट, दैट इज हायर परचेस। हायर परचेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? हायर परचेस ट्रांजैक्शन में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो एसेट्स होती है वो उस फ्यूचर डेट में जब हायर परचेस का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है, हायर परचेस नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ लोन, दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लोन, जिसमें ओके यहाँ पे किसी पर्सन को ओके हम लोग परमिट किया गया है टेम्पररी यूज करने के लिए मशीन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मोहन जो है वो एक मशीन परचेस करना चाहता है, अब मोहन के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या आ गया? बैंक के पास आ गया या आपके पास आ गया, तो आपने क्या बोला? देखिए मैं जो है ओके यहाँ पे हायर परचेज में क्या करूंगा, हायर परचेज अरेंजमेंट में मोहन क्या करेगा? एक डाउन पेमेंट देगा, ठीक है, डीलर को, और सोहन जो है ओके जिसके पास मोहन लोन लेने के लिए आया है, ठीक है, तो आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एक जो है ओके यहाँ पे मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक, एक है मिस्टर बी, अब एक है समझ लीजिए बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हायर परचेस ट्रांजैक्शन क्या होता है?
भाई इसके पास है शोरूम, ये कार डील करता है, इसके पास क्या है, शोरूम है। क्या है दोस्तों, इसके पास शोरूम है, ठीक है, ये कार का सेलिंग का काम करता है। तो इस हायर परचेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मिस्टर ए जो है वो किसके पास जाता है, बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, बोलते हैं जी मेरे को ना कार परचेज करना है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको फंडिंग कर दी, इसको फंडिंग कर दी, और एसेट्स जो है ना, एसेट्स जो है वो ओन नेम में परचेस करके इसको दे दिया, ओन नेम में परचेस किया, ओन नेम में परचेस किया, ठीक है, ओन नेम में परचेस किया, ठीक है, ओन नेम में परचेस किया, और इसको अलाउ कर दिया कि आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों हायर परचेस ट्रांजैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं हायर परचेस में, एक जो इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं, जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, जबकि पूरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, तो जो प्रॉपर्टी रहेगी गुड्स में वो इसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हायर परचेस अरेंजमेंट। समझ में आई मेरी बात आपको? अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट बना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है, ओके, कोई फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, या दूसरा दोस्तों हमने कहा था जी ग्रोइंग ग्रास फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, याद आ रहा है? यहाँ पे ओके, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो गया है अंडर एन एग्रीमेंट, लेकिन वो स्टिपुलेट करता है, वो कहता है जी इसकी जो ओके टाइटल होगी वो आपको फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, तो उस केस में उसको सप्लाई और सर्विस माना जाएगा। इसका मतलब आपने सामने वाले को हायर परचेस की सर्विसेज दे रखी है या सेल की सर्विसेज दे रखी है। दोस्तों बहुत सारी चीजों के लिए मन नहीं मानेगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, बट दोस्तों ओके धीरे धीरे आपके कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन फ्यूचर डेट, टाइटल वर्ड को चेंज कर लीजिए दोस्तों, प्रॉपर्टी वर्ड लिख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन फ्यूचर डेट, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सो ठीक है, तो हमने ट्रांसफर में 3 पॉइंट्स पढ़े, बोलिए फटाफट से। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी ट्रांसफर of possession of goods without transfer of title of goods is known as supply of service, or any transfer of title in goods under an agreement which stipulate that the property would be transferred on from future date is a supply of service। समझ में आई मेरी बात? दोस्तों आपको टेंशन और लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टे नहीं लगाने, आपको इसको समझना पड़ेगा। बोलिए। हमने कहा कि अगर आपने ओके यहाँ पे गुड्स में टाइटल ट्रांसफर किया, कोई गुड्स बेचा है इनवॉइस में, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर आपने राइट बेचा है, उस समय के लिए राइट बेचा है, तो उसके उसमें उसको सर्विस माना जाएगा। या आपने अग्रीमेंट टू सेल कर रखा है, 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 ओके यहाँ पे, तो उसको भी जो है क्या माना जाएगा, सप्लाई और सर्विस माना जाएगा। सर लेकिन ये तो गुड्स है ना, सर मैं भी बोल रहा हूँ जी गुड्स है, लेकिन ये अग्रीमेंट टू सेल है, मतलब आज गुड्स रेडी नहीं है। देखो आज अगर गुड्स रेडी होता है, लेकिन सर इसको सर्विस क्यों मान रहे हैं? दोस्तों एक चीज समझिए, आज आपके पास गुड्स अवेलेबल है क्या? आंसर इज नो। फ्यूचर में क्या होगा कौन जानता है? समझ में आई मेरी बात? क्लियर? दैट इज अग्रीमेंट, दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। समझ में आई मेरी बात? कैन डाउट ऑन दिस, डू लेट मी नो। चलिए नेक्स्ट होता है लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज अग्रीमेंट फॉर लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों इसको सर्विस का सप्लाई क्यों बोल रहे हैं? क्या सर, लेकिन आप तो पढ़ाए थे ना कि लैंड एंड बिल्डिंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और गुड्स की डेफिनेशन में ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर लैंड एंड बिल्डिंग, दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है, टेनेंसी राइट असाइन किए जा रहे हैं। तो बोला अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, ईजमेंट है ना, लाइसेंस दे रखा है, ठीक है,
या आपने जो है ओके कोई लीज एग्रीमेंट बना रखा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, दैट इज परमिटिंग द यूज, दैट इज परमिटिंग द यूज फॉर रेंटल पेमेंट्स। ठीक है, रेंटल पेमेंट्स के कंसिडरेशन में जो है ओके यहाँ पे आपने इसको परमिशन दे रखा है, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने अगर किसी के लिए जॉब वर्क परफॉर्म किया है, सपोज आपने किसी के लिए जॉब वर्क परफॉर्म किया है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे आपने अपने क्लॉथ को स्टिचिंग कराने के लिए टेलर के पास लेके जाते हैं, तो दोस्तों वो सामान तो आपका है लेकिन टेलर उस पर कुछ काम कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। ओके, तो अगर उस टाइप का दूसरे के सामान पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस परफॉर्म करा जा रहा है, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए मैं एक और मस्त क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। आप रेस्टोरेंट में गए, या रेस्टोरेंट छोड़ो यार, आप मिस्टर ए के पास गए, ठीक है, आपको आज खानी थी सपोज ओके आपको आज खानी थी पंपकिन की सब्जी। ठीक है, पंपकिन वेजिटेबल आज आपको कंज्यूम करना था, ठीक है, खाना था। तो आप मिस्टर ए पास गए, बोले प्लीज हेल्प मी टू कुक। आपने क्या बोला कि प्लीज आप मेरे को ये पका करके दे दो, तो उसने बोला ठीक है 20 रुपए लगेगा आपका पकाने का। दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स किसका था सर, गुड्स तो दूसरे का था, आपने क्या किया, केवल अपना ट्रीटमेंट और प्रोसेस, मतलब आपने कुछ तो अभी उसके सामान पे किया है, तो आपका सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बोलिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कहा ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, दैट इज एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एनी, ठीक है, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that a property in goods shall be transferred in future date is called as supply of service। any lease, ठीक है, any lease, tenancy, license, easement, okay, any lease, tenancy, easement, license to occupy land, any lease, tenancy, easement, license to occupy land, lease agreement for land is known as supply of service। Any treatment or process applied to another person goods is known as supply of service। ठीक, नेक्स्ट, गुड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आप बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, दोस्तों बिजनेस एसेट्स क्या होता है, बिजनेस एसेट्स क्या होता है, बिजनेस एसेट्स क्या होता है, आपके पास जो गुड्स पड़ा है दोस्तों वही तो आपका बिजनेस एसेट है। बोला गुड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट and are transferred or disposed of under a direction of person carrying on the business, that is known as supply of goods। दोस्तों इतना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो नथिंग बट अ सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है। अगर कोई गुड्स को ओके यहाँ पर बिजनेस एसेट, एनी गुड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट एंड आर ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। अगर बिजनेस के ओनर के डायरेक्शन पे जो गुड्स बिजनेस का था ओके उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, बेचा गया है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही ना बोलते। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसफर। ट्रांसफर में पढ़ा एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा, बोलिए फटाफट से। हमने पढ़ा एनी ट्रांसफर, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल बी पास्ड। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने बोला एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड और लीज ऑफ लैंड
इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने कहा एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स में आ गए थे। हमने कहा था कि गुड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑफ बिजनेस इज नोन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखिए, गुड्स विच आर हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और मेक अवेलेबल टू एनी पर्सन अदर फॉर अदर देन बिजनेस यूज इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ये एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपके दोस्त के यहाँ शादी है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके दोस्त के यहाँ शादी है और आपकी जो है कार की शोरूम है। तो आपके दोस्त के यहाँ शादी है तो बारातियां जो आने वाले हैं उनको पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए फोर व्हीलर की जरूरत है। तो आपने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया, आपने कहा जी तेरा तो शोरूम है, मुझे कुछ 8-10 गाड़ियां दे दे तू मेरे प्राइवेट यूज के लिए, मैं उसके बदले में तुम्हें लीज रेंटल कुछ कुछ रेंटल पे कर दूंगा। तो उसको ओके सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। देखिए क्या बोला, अगर या मान लीजिए प्रोप्राइटर के पास कोई ओके बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स है, फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए उसके बिजनेस में कोई ओके यहाँ पे कोई गाड़ी होगा, है ना, या कोई एसेट होगा जो बिजनेस पर्पस के लिए कोई हेल्ड फॉर सेल होगा, है ना, उसको अगर ला करके वो अपने प्राइवेट यूज करता है तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट, goods forming part of any business carried out by a person who ceases to be the taxable person and shall be deemed to be supplied by in course or furtherance of business immediately before he ceases to be the taxable person। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बिजनेस में बहुत सारे स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और अब आपकी टर्नओवर जो है, आपने जब जीएसटी नंबर लिया था तो आपकी टर्नओवर अच्छी खासी थी, ठीक है, और अब आपकी टर्नओवर काफी ड्रॉप हो चुकी है। तो आपने क्या किया, आपने जीएसटी नंबर को सरेंडर करना है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी आपके पास जो भी गुड्स पड़ा हुआ है बिजनेस को क्लोज करने से पहले, सॉरी जीएसटी नंबर को सरेंडर करने से पहले, क्लोज करने से पहले नहीं, जीएसटी नंबर को सरेंडर करने से पहले आप चाहते हैं जी मुझे जीएसटी वीएसटी का झंझट नहीं चाहिए, मेरी तो बिजनेस में इतनी अब टर्नओवर ही नहीं है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है आपको? जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है जी कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने आज जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आज जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको आपने सेल किया ऐसा हम मानेंगे उसको, क्योंकि आपने पूरा आईटीसी तो उठाया होगा जब आपने परचेस किया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, है ना, ऑफ एनी बिजनेस कैरिड आउट बाय द पर्सन who ceases to be the taxable person shall be deemed to be supplied by him in course immediately before he ceases to be the taxable person, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? अगर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर, दोस्तों मैं आज आपको एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो जब बिजनेस किसी को भी एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है तो उस केस में उसको जो है एग्जेम्पशन में रखा गया, वहां पे जीएसटी नहीं लगता। दोस्तों बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? भाई प्रोपराइटर इतने दिन से बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ, उसने बिजनेस को किसी को सेल आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल होता है ना जी, पार्टनरशिप फर्म जो है ओके कन्वर्ट होके कंपनी बन जाती है, कंपनी जो है वो कन्वर्ट होके पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, या प्रोपराइटरशिप का सक्सेशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में। तो उस केस में वो एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर होता है, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा होता है, तो उसको जो है एक्सेप्शन में रखा गया, ना उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना उसको सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों उसको सप्लाई तो माना जाएगा बट वो एग्जाम्पशन में कवर किया गया है। अगर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, तो प्रोपराइटर की डेथ हो गई मतलब वो तो भाई सीजर्स टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गया, अब उसकी डेथ ही हो गई, वो बिजनेस चला ही नहीं रहा है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है जी हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, जीएसटी लगा देंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे। उनका कहना है जी कि अगर बिजनेस को कोई सक्सेसर कंटिन्यू कर रहा है तो आप उसको जो है ये नहीं बोल सकते कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। समझ में आई मेरी बात? एनी डाउट ऑन दिस? चलिए नेक्स्ट। सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले आपने पढ़ा है ट्रांसफर,
जिसमें हमने पढ़ा था जी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हमने कहा था जी एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फिर क्या पढ़ा था सर? फिर हमने तीसरा पॉइंट में ये पढ़ा था any transfer of title in goods under an agreement which stipulate that the property in goods shall be transferred in future date is known as supply of service। सर फिर क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था जी लैंड एंड बिल्डिंग का केस। उसमें कहा था कि एनी लीज टेनेंसी इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फिर क्या पढ़ा था सर? फिर हमने पढ़ा था जी एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके ठीक है दोस्तों। फिर हमने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था सर? अगर आपने बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रखे हैं, अगर आपने बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रखे हैं तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा जी अगर प्रोप्राइटर के इंस्ट्रक्शन पे गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया गया बिजनेस एसेट्स को, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने बिजनेस एसेट को कोई प्राइवेट पर्पस के लिए पुट टू यूज कर दिया है तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। ओके फिर हमने क्या पढ़ा है कि गुड्स जो है ओके बिजनेस एसेट्स का पार्ट बनता था। ओके अगर वो टैक्सेबल पर्सन जीएसटी नंबर सरेंडर कर देता है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उसमें हमने दो एक्सेप्शन पढ़े थे, दैट इज बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न और दूसरा बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो क्या होगा? देखिए अगर आप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पे देते हैं दोस्तों, आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल आपका मॉल है, आपके मॉल में 5 दुकानें हैं, ठीक है, या बिल्डर ने कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रखा है, आपने उसको रेंट पे दे दिया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस। दोस्तों रिलीजियस प्लेस होता है, रिलीजियस प्लेस मतलब बनारस हो गया, ओके, वाराणसी में आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर मस्जिद होते हैं, है ना। तो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा की जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, ओके, वहां के जो प्रेसिडेंस होते हैं मतलब जो खाली स्पेस होता है, वहां पर आपने देखा होगा दुकानों को रेंट पे दिया जाता है। कोई प्रोग्राम किसी को कुछ करवाना होता है तो उसके लिए रेंट पे दिया जाता है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आपने कोई रेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखा है तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। और परमिटिंग एनी प्लेस टू बी यूज फॉर प्लेसिंग वेंडिंग मशीन और डिस्पेंसिंग मशीन, आपने देखा होगा आजकल वो क्या बोलते हैं एटीएम मशीन खुलने लग गए, तो एटीएम मशीन के लिए अगर आपने रेंट पे दे रखा हो या कोई वेंडिंग मशीन दे रखा होगा, जैसे कि आजकल देखे होंगे पैसे डालिए आपको जूस की बोतल निकल के आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक निकल के आ जाता है, तो अगर आपने इस टाइप की चीजों को रेंट पे दे रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। बोलिए रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और परमिटिंग एनी प्लेस टू बी यूज फॉर प्लेसिंग द वेंडिंग मशीन और डिस्पेंसिंग मशीन, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयरऑफ इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्शली, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, अगर आपने बिल्डिंग बनाया या आपने सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बना रखा है जिसको आप बायर को बेचना चाहते हैं, दोस्तों ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है जब बिल्डर को आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं बिल्डर, वो इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर ही तो होता है। फ्लैट्स को क्यों बनाते हैं जी? बेचने के लिए तो बनाते हैं सर। लेकिन ये तो आप बड़ा गड़बड़ बात कर रहे हो, ये तो गुड्स कहाँ से हो गए? मैं कहाँ कह रहा हूँ जी गुड्स सही है, मैं तो सर्विस कह रहा हूँ। लेकिन सर सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं हो सर्विस। लेकिन सर आपने ही तो बोला था ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और बिल्डर के लिए तो गुड्स ही हो गया, ये इसके ऊपर खाएगा जीएसटी। दोस्तों समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, ठीक है दोस्तों। बिल्डर की प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टेटस तब मिलेगा जब कंसिडरेशन, है ना, डेट ऑफ कंप्लीशन या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से ओके
पहले मिलेगा। नहीं समझो, मान लीजिए आपका बिल्डर, आप बिल्डर हैं, आपका प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट को, ओके, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अभी बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है। तो अभी अगर लोगों ने वहां पे रहना शुरू नहीं किया या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिला है, और बिल्डर अगर कोई एडवांस ले लेता है दोस्तों फ्लैट के केस में, तो उस केस में ओके जीएसटी आएगा दोस्तों, क्योंकि वो सर्विस माना जाएगा। देखिए, दो चीजों दो चीज लिखा हुआ है। पहला, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर बिल्डर के प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है या लोगों ने उसमें अभी तक रहना शुरू नहीं किया है, और उससे पहले बिल्डर जो भी बुकिंग अमाउंट लेगा दोस्तों, उसके ऊपर जीएसटी आएगा दोस्तों। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सर मतलब अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है और उसने अगर मेरे से बुकिंग अमाउंट ले रखा है पर अभी तक लोगों ने वहां रहना शुरू नहीं किया है, और ना ही उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अंडर डेवलपमेंट है, तो सर क्या उस पर भी जीएसटी आएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। अब देखिए, नीचे कुछ चीजें हमने लिख रखी है, ठीक है। दैट टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, और कंपेटेंट अथॉरिटी। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है कंपेटेंट अथॉरिटी। एंड हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी? देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है। द टर्म competent authority means the government or any authority authorized to issue the completion certificate under any law for the time being in force, and in case of non-requirement of such certificate from such authority any of the following namely। दोस्तों ओके, यहाँ पे competent authority जो है, ओके, गवर्नमेंट है या कोई भी अथॉरिटी जो किसी लॉ के अंदर में ओके इशू करने का पावर है। अदरवाइज इन लोग भी ओके यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पहला, आर्किटेक्चर जो रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, अ चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, और अ लाइसेंस सर्वेयर ऑफ रेस्पेक्टिव लोकल बॉडी ऑफ द सिटी और टाउन और विलेजेस, और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी। समझ में आई दोस्तों? हमने दो चीजें देख लिया, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, टेम्परेरी ट्रांसफर परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोस्तों मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी, कोई बुक ऑथर करी, मैं किसी बुक को लिखा, मैंने मान लीजिए जीएसटी के ऊपर कोई बुक लिख रखी है। अब एक पब्लिशर हाउस ने मेरे राइट्स परचेस किए, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स परचेस किए, उन्होंने मेरी कॉपी राइट्स परचेस किया। उन्होंने बोला कि जी हम आपकी बुक जब छापेंगे आपको रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। ये वही लिखा हुआ है दोस्तों, टेम्परेरी ट्रांसफर परमिटिंग द यूज इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैंने एक प्रकार से पब्लिशर हाउस को रॉयल्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस की ऐसा माना जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में भी आता है, आगे रिवर्स चार्ज चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आई मेरी बात? अगर आप जो है अपग्रेडेशन, ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हैं, क्या क्या? डेवलपमेंट, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर होगा तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दोस्तों 4 पॉइंट आपको क्लियर करना है। पहला उन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और enjoyment of an intellectual property rights, okay,
दूसरा डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, अपग्रेडेशन, इंस्टॉलेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी आईटी सॉफ्टवेयर। मान लो दोस्तों आपने कहीं से टैली परचेस किया है और टैली को आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज करा रहे हैं। दोस्तों आपने जो टैली का सॉफ्टवेयर परचेस किया और साथ में उसको कस्टमाइजेशन और दूसरा अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट है अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एनी एक्ट और सिचुएशन। दोस्तों कई बार ओके आपके ऊपर आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी से या गवर्नमेंट से, या आपने कभी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप ब्रीच कर देते हैं तो आपको कुछ कंपेंसेशन देना होता है सामने वाली पार्टी को। तो जो कंपेंसेशन मिलता है वो किस लिए मिलता है? टू टॉलरेट एनी एक्ट। आपने ब्रीच कर रखा है, उसके सिचुएशन को वो टॉलरेट कर रहा है, तो एक उन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ टूर पैकेजेस बाय कस्टमर इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों कस्टमर बहुत सारे टूर पैकेजेस, टूर्स एंड ट्रेवल्स के पैकेजेस, टूर्स एंड ट्रेवल कंपनीज के साथ में एक ट्रेवल पैकेज बुक करते हैं। उनको कुछ डिपॉजिट्स देना होता है ताकि वो फर्दर वहां पर अरेंजमेंट्स करें। अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपका एडवांस रिफंड नहीं होता है, ओके, वो फॉरफिट कर लिया जाता है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। देखिए एक बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, केबल ऑपरेटर सखाराम हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द केबल ऑपरेटर आत्माराम दैट सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन इन स्पेसिफाइड एरिया। दोस्तों देखिए, अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट। भाई मैं ये नहीं करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, केबल ऑपरेटर सखाराम ने केबल ऑपरेटर आत्माराम के साथ एक क्या कर रखा है, अग्रीमेंट कर रखा है कि सखाराम जो है वो कुछ स्पेसिफाइड एरिया जहां पर आत्माराम कनेक्शन प्रोवाइड करता है वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके बदले में उसको कुछ कंसिडरेशन मिल गया। तो उसने एक प्रकार से क्या कर दिया, रिफ्रेन कर दिया, मना कर दिया कि मैं तेरे एरिया में ऑपरेट नहीं करूंगा, उसके लिए उसको कुछ पैसे मिल गए, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना। समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई। दोस्तों वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा, भाई आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को देखा होगा तो कॉन्ट्रैक्टिंग की जो सर्विस दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टिंग की जो सर्विस दी जाती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विस में गुड्स भी होता है और सर्विस भी होता है। भाई कॉन्ट्रैक्टर सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ सब यूज करता है ना, उसके से कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो वो गुड्स भी लेता है और सर्विसेज भी देता है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा या सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा? तो उन्होंने क्या बोला, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इनोवेशन, अल्ट्रेशन और commissioning of any immovable property where transfer of property in goods, whether as a goods or in some other form, is involved in execution of such contract, उसको supply of service माना जाएगा। दोस्तों ये कंपोजिट सप्लाई, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में। ओके, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई होता है दोस्तों, प्राइमरी पर्पस उस कॉन्ट्रैक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज कंस्ट्रक्शन की सर्विस उसका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मटेरियल भी यूज कर रखा है तो जो मटेरियल होगा उसको एक ही रेट पे क्लासिफाई किया जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए, अब जो रेस्टोरेंट होते हैं, ईटिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अब रेस्टोरेंट क्या करता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट आपको खाना भी देता है और साथ में सर्विस भी देता है रेस्टोरेंट की। तो उस केस में क्या बोला, लेकिन देखो यहाँ पे बोला सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस इन एनी अदर मैनर रूम्स व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ए ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन where such supply or service is for cash deferred payment of the valuable consideration
उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। दोस्तों रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स जो होते हैं वहां पर आपको फूड भी दिया जाता है, साथ में बेवरेजेस भी दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे तो जीएसटी है ही नहीं, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाए। समझ में आई मेरी बात? डाउट ऑन दिस दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिए। अब इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी, पहले ये सीबीईसी हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, देखिए दोस्तों इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे मिस्टर ए जो है, ओके, यहाँ पे टेनेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, टेनेंसी एग्रीमेंट बना रखा है मिस्टर बी जो कि लैंडलॉर्ड है उसके साथ में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात, यस और नो? समझ में आई। और साथ में जब कोई मकान किराए पे दिया जाता है तो एक टेनेंसी प्रीमियम दिया जाता है, जो कि टेनेंसी राइट्स को परचेस करने के लिए होता है, जिसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं दोस्तों। देखो टेनेंसी प्रीमियम इज समथिंग अबाउट अबव रेंटल। तो जब कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड को टेनेंसी प्रीमियम देता है, दैट इज अबव रेंटल, कुछ एक पेमेंट करता है, तो उसका मतलब वो उससे टेनेंसी राइट्स परचेस कर रहा होता है। समझ में आई मेरी बात? तो अब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए रेंटल के अलावा, और उससे उन्होंने टेनेंसी राइट्स एक्वायर कर लिए। अब अगर वो टेनेंसी राइट्स जो होता है, ओके, हालांकि ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाए। अब क्या होता है मिस्टर ए, तो ये जो पगड़ी का अमाउंट लिया गया ऊपर में जो मेंशन किया गया पग्गल, तो ये जो पग्गल का अमाउंट लिया गया, पगड़ी का अमाउंट लिया गया दोस्तों, इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? आंसर इज यस। अब देखिए मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए जो है, ओके, उसको सबलेट कर रहा है किसी पर्सन को, ठीक है, टेनेंसी राइट सेल कर रहा है, और उसका जो सेल प्रोसीड्स आएगा, इफ टेनेंसी राइट इज सोल्ड देन प्रोसीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड मिस्टर बी, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? क्लियर? चलिए देखिए, वहां पर एक वर्ड लिखा था, agreement to refrain from the act or to tolerate an act or a situation or to do an act। 3 point, agreeing to an obligation to refrain from the act, आपको कोई काम करने से मना कर देता है, नॉन कम्पीट फीस अगर आपको मिली है तो उसको क्या माना जाएगा? दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा उन्होंने बोला अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, दैट इज कंपेंसेशन। अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ये सब क्या है? ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, example or activity would be covered by this part of the expression would include non-compete agreement where one party agrees not to compete with other party in the product or service of geographical area against the consideration paid by the other party। दोस्तों ये आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं तो अभी, कि ऐसा होता है, नॉन कम्पीट फीस दी जाती है अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कम्पीट नहीं करना है, ओके, दो लोग अगर ऐसा डिसाइड करते हैं तो उसके बदले में एक फीस दिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन कम्पीट फीस। Next, another example of such activity would be builder refraining from construction of more than certain number of floors, even though permission to do so by municipality against the consideration paid by neighboring house project which want to protect its sunlight, or an industrial unit refraining from manufacturing activity during certain hours against the agreed consideration by neighboring school which want to avoid noise during this hours। मतलब क्या हो रहा है, एक बिल्डर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको जो है उसको उसके पास परमिशन भी था उतना फ्लोर कंस्ट्रक्शन करने का, लेकिन उसको बाजू वाले ने क्या बोला, मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूं, तू कंस्ट्रक्शन मत कर ताकि मेरे घर में सनलाइट नहीं आएगी। तो अगर वो फीस बिल्डर को मिला, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर लेकिन बिल्डर का काम तो बिल्डिंग बेचने का था, उसका ये काम थोड़े ना था, ये इम्पोर्ट्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे हो गया? हमने कहा एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड एज बिजनेस।
चलिए नेक्स्ट, agreeing to an obligation to tolerate an act or a situation. This would include activities such a shopkeeper allowing the hawker to operate from common pavement in front of his shop against the monthly payment by an hawker, or an RWA tolerating the use of loudspeaker for early morning prayer by the school located in the colony, subject to school pay and agree amount to RWA as an compensation. रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़े बड़े स्पीकर में स्कूल वाले जो है प्रेयर कर रहे थे मॉर्निंग में, तो वो प्रेयर की आवाज को टॉलरेट करने के लिए रेडी हो गया, उसके बदले में स्कूल को उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, agreeing to an obligation to do an act. This would include the case where industrial unit agree to install equipment for zero emission or discharge at behest of the RWA of the neighboring residential complex against the consideration paid by such RWA, even though the emission discharge for industrial unit within the permissible limit, there was no legal obligation upon the industry unit to do so. दोस्तों, हर इंडस्ट्री को एक कार्बन क्रेडिट्स अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इतने कार्बन जो है रिलीज कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो अगर उतना उन्होंने एमिशन करना अलाउ था, लेकिन उन्होंने उतना भी एमिशन नहीं किया है, उसके बदले में आरडब्ल्यू से कोई कंसिडरेशन मिल जाएगा, तो उस केस में उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा एंड जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। सो दोस्तों, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, आज भी आपको समझ में आई होगी चीजें, होप सो। दैट इज ट्रांसफर, फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग एग्जांपल लिया, फिर ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस, फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स का हमने डिस्कशन किया। ओके, फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन किया, फिर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पे डिस्कशन किया, फिर हमने टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिस्कशन किया, फिर अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, फिर कंपोजिट सप्लाई पे डिस्कशन किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन किया, और रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे डिस्कशन किया। सो दोस्तों, दिस इज द शेड्यूल नंबर 2, दैट इज if particular thing is comes under the ambit of supply, then whether they are to be treated as a supply of goods or to be treated as a supply of service as specified in the schedule 2. ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। ओके, थैंक यू।